पाई/2 माइनस एच इज। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, के का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था कि क्या हमारे लिए जरूरी है कैलकुलेट करना। तो ये फंक्शन किस किस को यूज करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। ये किसको यूज करेगा, एफ ऑफ पाई/2 को। तीनों बराबर है तो हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या तो राइट हैंड लिमिट, दोनों नहीं निकालेंगे। और एफ ऑफ पाई/2 हमको दिया हुआ है 3, तो इसका यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस पाई/2 माइनस एच बाई पाई-2 पाई/2 माइनस एच। सो लिमिट एच टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, साइन एच डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल, 2h प्लस 2h। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारे पास फॉर्मूला है इसका, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, यहां एच यहां एच यहां एच। सो इसके हिसाब से फिर यहां भी एच है, यानी ये दोनों मेरा कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो ये लिमिट से बाहर जा सकता है। सो k/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। सो k/2, ठीक है। f ऑफ पाई/2, एक साथ नहीं बैठो, f ऑफ पाई/2 ये कितना आएगा 3। सो f ऑफ पाई/2 इज इक्वल टू LHL। सो इसका मतलब f ऑफ पाई/2 3 इज इक्वल टू k/2। सो k इज इक्वल टू क्या था इसमें, हाँ सीधा लिमिट में निकाल सकते, हाँ सीधा लिमिट में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रज्ञा बनाइए होमवर्क। बाकी सारा क्वेश्चन हो गया है, और किसी में डाउट है, बाकी सारा तो इजी है। एटीन क्लास के बाद 18 में और किसी को डाउट है, नहीं ना। ओके, सो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बचा कौन कौन सा क्वेश्चन, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इधर 31 से 34। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं फिर से भेज दूंगा 23 और 24 क्वेश्चन नंबर जो है ना, इसका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बताया है, लास्ट पिछले साल ही मैंने बताया था इसका। ठीक है, वो वीडियो देख लेना एक बार, उसमें पता चल जाएगा कि ग्राफिकली आखिर क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन में इसका भी बता दूंगा। ठीक है, ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, gx इज इक्वल टू एक्स माइनस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। चलो ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है सिर्फ इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। एक्स माइनस, मुझे नहीं पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, दिक्कत वहां पे है। हाँ, अब मुझे नहीं पता है।
ठीक है, इसी से जब इजीली बन जाएगा तो हम क्यों एक दूसरे पार्ट में जाएंगे जहां पे हमको नहीं पता है। हमको जितना पता है उसी से ये बन जाएगा। ठीक है, सबको मुझे देखना है ना? नहीं, वो बात की बात। हाँ, क्लास के बाद। ओके, dx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लिमिट फंक्शन। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी हम जान जाएंगे। अब इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसके साथ दो क्वेश्चन अटैच कर रहा हूं। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज discontinuous for all integral point and continuous for all disintegral point, यानी कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट। दो क्वेश्चन है, जितने भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट है उस पे ये क्या है, कंटिन्यूअस, ग्राफ याद है, और जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसका ग्राफ कैसा था, स्टेयर। मैंने सिर्फ ग्राफिकली बताया था, इसका ग्राफ अगर रिकॉल करो, इसका ग्राफ ऐसा था। तो तुम खुद ऑब्जर्व करो कि ये फंक्शन कहां कहां, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 0 है। तो कहां कहां ये फंक्शन टूट जा रहा है, इंटीजर पे टूट रहा है, कहां कहां ये कंटिन्यूअस रह रहा है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस रह रहा है, यहां पे कंटिन्यूअस है। जैसे ही इंटीजर आ रहा है मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है, चौक को उठाना पड़ रहा है दूसरे ग्राफ पे जाने के लिए। ठीक है, फिर यहां पे ये कंटिन्यूअस है, फिर मुझे चौक को उठाना पड़ रहा है। तो ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, इंटीग्रल पॉइंट पे। कंटिन्यूअस कहां कहां है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट। तो दो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है, ये सिर्फ दिया है कि सो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट, ये क्वेश्चन ऐड रहेगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट it is discontinuous at all इंटीग्रल, जो तुम्हारे बुक का भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन। सो अब इंटीग्रल पॉइंट तो बहुत सारे हैं, एक इंटीग्रल पॉइंट तो नहीं है, बहुत सारे इंटीग्रल पॉइंट है। तो अब हम एक एक करके सारे इंटीग्रल पॉइंट पे अगर दिखाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या मेथड है, ऐसे तब क्या करते हैं, एक जनरल इंटीजर लेते हैं, एक जनरल इंटीजर लेते हैं, और उस पे अगर हम दिखा दें कि ये डिसकंटिन्यूअस है तो सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट n बिलोंग्स टू z बी एन आर्बिट्रेरी इंटीजर। और अगर हम इस n पर दिखा दें कि फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है तो सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जनरल इंटीजर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और f ऑफ n निकालेंगे। तीनों अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है, अगर एक भी बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h, लिमिट टू 0 ठीक है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा,
सिंपल आंसर बताओ ना क्या है। एन है, एन सिंपल, मुझे आंसर बताओ। हाँ n-1 होगा। क्या था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 कैसे पता करते थे? कैसे पता करते थे? पता करो ये 1.2 किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2। इसके क्लोजेस्ट लेफ्ट साइड में कौन इंटीजर है? क्लोजेस्ट लेफ्ट साइड में कौन इंटीजर है? तो क्लोजेस्ट लेफ्ट साइड में कौन है? 1। राइट साइड में हमको नहीं देखना है, लेफ्ट साइड में सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है? 1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। चेक कर लो। अब जैसे -1.2 है, इसका ग्रेटेस्ट हमको निकालना है, तो इसका लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट सबसे क्लोजेस्ट कौन सा इंटीजर है? -2 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन है? -2। तो इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या आएगा? -2। ठीक है। सो n-h ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है ना, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जो n-h है ये किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा होगा? n-1 और इसी दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा होगा? नहीं, h 0 है, लिमिट है ना, h टेंस टू 0 है, यानी कि वैल्यू 0 नहीं है, 0 के बहुत क्लोज है। अब ये क्लोज लेफ्ट से भी हो सकता है बट राइट से भी हो सकता है, बट हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था जब क्लास 11 में, h इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ h को हम नेगेटिव में बहुत छोटा नहीं ले सकते हैं, ये जब भी होगा पॉजिटिव में बहुत छोटा होगा। तो n-h जो होगा वो n-1 और n के बीच में ही होगा। ठीक है, तो अब तुम इसके लेफ्ट साइड में सबसे क्लोज में कौन है? n-1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? n-। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ n-h, हम यही देखते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको अगर निकालना होता है तो हम ये चेक करते हैं कि ये इसके लेफ्ट में और राइट में कौन इंटीजर होगा। तो n-h के लेफ्ट और राइट में कौन इंटीजर होगा? नहीं, एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, जनरल ही समझना है। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया ना, तो अब थोड़ा सा एक पर्सन खुद से जनरलाइज कर लेगा तो वो अधिक अच्छा रहेगा। ठीक है, इसीलिए जस्ट एग्जाम्पल से खुद से कंपेयर करो। n-h जो है वो, अब h बहुत छोटा नंबर है तो h कितना होगा? बहुत छोटा है, 0 के क्लोज है, तो 0 क्लोज कितना होगा h? 0.00001 या 0. बहुत 0.1। तो n माइनस बहुत छोटा नंबर घटा रहे हो, तो इसका वैल्यू किस दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा? ठीक है, लेफ्ट साइड में इससे कौन इंटीजर होगा? इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा? तो इससे छोटा क्या होगा? और राइट साइड में क्या होगा? बड़ा होगा, तो इससे बड़ा क्या आएगा? n। इंटीजर हमको सुना है, रियल नंबर नहीं। ठीक है, समझ में आया प्रज्ञा? ठीक है, तो n-1 और n, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? n-। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ n प्लस h। सो सेम मेथड से आप कैलकुलेट करो इसको। लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस h। तो n प्लस h पहले ये देखो कि किस दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा। लेफ्ट साइड में n होगा, इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा? n, इससे बड़ा
ये इंटीजर नहीं है, ये तो फिक्स है, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। तो इंटीजर क्या आएगा, इससे बड़ा n ही आएगा, और इससे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, n+1, इससे छोटा n आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इनर फंक्शन कितना होगा, n। तो यहीं से पता चल रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, n, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, n-1। तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है क्या इंटीजर पे, नहीं। समझ में आया सोफिया? Yes, sir. अंकुर? यस सर। नहीं, इतना सफिशियंट है। हम अगर यहीं पे अब लिख दें, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट n। ठीक है, क्योंकि हमको सारा चीज दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ वही है सेम। नहीं, कैसे नहीं बना, ये आ रहा है, ये इसके दोनों बराबर नहीं है, हम नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, तो इससे प्रूफ कहाँ हुआ कि ये जो है इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं? ये दोनों बराबर नहीं ना है। हाँ, तो ये प्रूफ कैसे हुआ कि ये फंक्शन मेरा किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, ये कहाँ प्रूफ हो रहा है? एक्स है क्या? एक्स इज एनी नंबर, कोई भी नंबर। तो तुम मुझे बोल रहे हो कि ये सारे रियल नंबर के लिए डिसकंटिन्यूअस है, नहीं, सारे नंबर के लिए तो डिसकंटिन्यूअस, बट इस सॉल्यूशन से तो ये कंक्लूजन निकल रहा है। तुम मुझे बताओ। हमको तो नहीं दिख रहा था, बताइए ना। हाँ, खुद से सोचो, आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन क्या होगा? अब वो तुमने जो लिखा है किसी लॉजिक से लिखा है ना, कि मैं इसको किस बेसिस पे लिख रहा हूं, तो उसके बेसिस पे तुम खुद डिसाइड करो कि आखिर ये कहां पे गलत आ रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताया कि सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, तो इसी का ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सॉल्व हो जाएगा, 19 सॉल्व हो जाएगा। जो x है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है उसमें चेंज आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट। जितने भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट है उस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, इससे हमको नॉन इंटीग्रल पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ किसके बारे में दे रहा है, उधर से धक्का दीजिए, धक्का दीजिए ना। बायो स्टूडेंट्स इसी में है। हाँ, हाँ, चलो ऊपर जाओ, मास्क लगा लो, मास्क मास्क लगा लो, इधर टीचर मास्क लगा लो, आनंद मास्क लगा लो। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट। तो हम क्या लेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे नॉन इंटीजर में, तो लेट x be the number which belongs to real number minus z। ऐसा नहीं लेंगे ना, नॉन इंटीग्रल सेट कैसा दिखेगा, रियल नंबर माइनस z, ऐसा ही दिखेगा।
अब सेम लेफ्ट हैंड लिमिट x माइनस एच, ठीक है। सो यहां पे ये क्या आएगा, x माइनस एच। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा इसका वैल्यू क्या होगा? हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा करते हैं इसको, x माइनस एच है ना, x तो एक रियल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, तो हमको ये तो पता होगा ना कि x जो है वो किसी दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, ये तो कंफर्मली हम बोल सकते हैं। मान लेते हैं x मेरा n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं x मेरा n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x माइनस एच, x माइनस एच भी हम बोल सकते हैं n और n+1 के बीच में लाई कर रहा होगा, बिकॉज h इज वेरी स्मॉल नंबर। x मेरा n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x माइनस एच भी मेरा n और n+1 के बीच में लाई करेगा। क्यों? इसके कारण, कौन? h minus x will tends to 0, but we cannot say that they will be equal to 0. ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में, ये समझ में आया? क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, तो n में हम बहुत, अगर एक छोटा नंबर घटा रहे हैं तो x के वैल्यू में कोई बहुत चेंज नहीं आएगा, तो स्टिल इट विल लाई बिटवीन n एंड n+1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम बोल सकते हैं n फॉर सम इंटीजर, ऐसा आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसका वैल्यू निकालो x प्लस एच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, x प्लस एच। तो x प्लस एच भी इसके बीच में ही लाई करेगा कहीं, x प्लस एच भी n और n+1 के बीच में ही लाई करेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, n फॉर सम इंटीजर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब आखिरी, अब f ऑफ x, तो x भी मेरा बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा, x भी मेरा कहीं बीच में ही लाई कर रहा होगा n और n+1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या आएगा, n फॉर सम इंटीजर। सो यहां से क्या कंक्लूजन हो रहा है, किसी भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? सोफिया, अंकुर, यस सर। Yes, sir. शिवम, समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? सो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका दोनों पार्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का दोनों, उसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट हम लोग ये दोनों, ये बी क्वेश्चन नंबर हो गया, इसके पहले ए क्वेश्चन था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो आप। क्वेश्चन नंबर 20 is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi। इसको हम जो थ्योरम हम लोग डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे भी इसको बना सकते हैं। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पाई निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे ना। क्लास 9th में जब आता था तो बस एक ही पाइथागोरस, बाकी सारे थ्योरम का भी नाम था क्या? अच्छा, पैरेललोग्राम में टोटल 9 थ्योरम थे, 8 थ्योरम थे ना। fx is equal to x square minus sin x plus 5। तुम सिर्फ वही एग्जांपल देते हो जहां पे तुम ट्रू होते हो, वो एग्जांपल नहीं देते हो जहां पे तुम गलत होते हो। तो गलत कैसे पता चलेगा? ओके, ये हमको कंटिन्यूअस दिखाना है x इक्वल टू पाई पर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? fx इज सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ gx माइनस hx प्लस rx। हम ऐसे 3 फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब gx एक्स स्क्वायर ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा रियल नंबर। तो ऑब्वियसली जो पाई है वो मेरा रियल नंबर में लाई कर रहा है, ठीक है। hx ये मेरा है sin x फंक्शन, इसका डोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर। थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, पाई मेरा रियल नंबर में लाई कर रहा है, और rx 5 ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल इज आल्सो कंटिन्यूअस, इसका डोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर और पाई भी इसके लिए रियल नंबर, और तीनों फंक्शन मेरा x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है। तीनों फंक्शन मेरा पाई पे कंटिन्यूअस है। gx, hx एंड rx इज कंटिन्यूअस at x is equal to pi। So this imply that fx is equal to gx minus hx plus rx will also be continuous at x equal to pi। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, या अगर कोई ओरल भी पूछ रहा है तो तुम ये लॉजिक से आंसर बता सकते हो। नहीं, शो नहीं करना पड़ेगा। हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, वो थ्योरम क्या बोलता था कि अगर gx और hx कंटिन्यूअस है, नहीं शो करना पड़ेगा, क्यों? हमने स्टार्टिंग में तुम्हारे बुक में ऑलरेडी वो सारा चीज बताया हुआ है, ठीक है। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अब कॉम्बिनेशन में तुमको देखना है कि वो पॉइंट और दोनों का डोमेन क्या होगा। तो तुम देखो, सबका डोमेन रियल नंबर है, तो इसका डोमेन भी क्या होगा? ये हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन होता है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डोमेन होता है वो क्या होता है? सबके डोमेन का इंटरसेक्शन। तो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। तो मेरे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो फंक्शन आया उसका डोमेन भी क्या होगा? रियल नंबर। तो ऑब्वियसली पाई जो है इसके डोमेन में भी होगा। हमको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे ये तीनों कंटिन्यूअस है वो पॉइंट इसके डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो हम इसकी कंटिन्यूटी की बात उस पॉइंट पे नहीं करेंगे। हाँ, डोमेन पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक। नहीं, सेम भी नहीं रह रहा है तो इंटरसेक्शन तो इसका आएगा, और उस इंटरसेक्शन वाले डोमेन में ये पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमको देखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ हाँ, आ ही जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम क्वेश्चन है। ये एक्चुअली उसी थ्योरम का यूज करने के लिए ही दिया है।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, प्रूफ करने बोला है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, ये प्रूफ करने बोला है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, तो उनका एडिशन भी, हाँ तब हमको लिमिट निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पाई, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 मैं छोड़ दे रहा हूं। 22 देखो यहां पे ऑलरेडी प्रूफ करने के लिए दे दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कॉट फंक्शन, तो इजी है ना, एग्जाम्पल में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे, यहां पे तो नहीं दिया हुआ है ना, ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, सेकेंड टाइप, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जब डोमेन पूरे के पूरे डोमेन में हमको फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट लेते हैं ए, उस ए पे हम दिखाते हैं कि फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस, अगर उस ए पे कंटिन्यूअस तो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस, ऐसा ही था ना, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो 21 और 22 जो है ये तुम्हारा होमवर्क, 23 और 24 पे आओ, ठीक है। सो 23 भी ना मैं तुम लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, 23 जो है इजी है, 23 भी इजी है। क्यों इजी है, सिंपल है ना, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे, 0 पे। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट जानते हो ना इसका, x प्लस 1 इसका भी लिमिट निकाल सकते हो, तो दोनों में से कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट या एफ ऑफ 0 कोई भी आएगा तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी तुम चेक कर सकते हो कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब सिर्फ मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि सेपरेट ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा या नहीं, सेपरेटली एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स when x less than 0, x plus 1 when x greater than equal to 0। तुम चेक करो ये फंक्शन मेरा सेपरेटली कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों कंटिन्यूअस है, हाँ ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। तुम याद करो हम लोगों ने एफ एक्स बाई जी एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था, विथ कंडीशन gx should not be equal to, और यहां पे तुम चेक करो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये फुल्ली एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ना साइन एक्स बाई एक्स मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसीलिए इक्वालिटी 0 इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 इसमें दे देगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और इसकी कंटिन्यूटी तो इजी है, इजिली चेक कर सकते हो, इसकी कंटिन्यूटी हम लोगों ने देख लिया। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो सकता है कि जिस पॉइंट पे अटैच हो रहा है दोनों का ग्राफ, उस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हो सकता है, तो हमको उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, हो जाएगा। तो हमको 0 पे ही सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 दिखाना है, कोई दिक्कत, नहीं साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ का साइन एक्स और एक्स के ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, हाँ मैंने इसका नहीं, ये इसका ग्राफ का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने जो वीडियो बनाया है वो किसके ग्राफ पे बनाया, 24 नहीं, ठीक है, इसके ग्राफ में यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 24 जो क्वेश्चन नंबर है ना उसके ग्राफ को हम लोग को देखना पड़ेगा, ग्राफिकली ये कैसा फंक्शन है, ठीक है। ओके सो 24 नंबर देखो, ट्वेंटी फोर के मिलता जुलता है ना, मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, सिंपली क्या है साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0, दोनों क्वेश्चन में क्या आंसर है, यहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, यहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड,
ठीक है। अब ये फंक्शन मैं पहले बता रहा हूं, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन। सो यानी कि जो भी चेंज आ रहा है ना वो इसके कारण आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर के कारण आ रहा है, ठीक है। अगर ये एक्स स्क्वायर मैं यहां से हटा दूं तो ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर छोड़ो ना, अगर मैं यहां एक्स भी रख दूं ना तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्स क्यूब रख दूं तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्स रेज टू द पावर 4 अगर मैं रख दूं तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इस x के टर्म को हटा दूंगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखने में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बट ये एक टर्म इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिसाइड करता है। तो इसका ग्राफ मैंने बताया है और इसका ग्राफ मैंने बताया कि अगर यहाँ पे x या एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, और अगर यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होगा। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो इसका ग्राफ साइन 1/x है, साइन एक्स का ग्राफ ही होगा, साइन एक्स का ग्राफ ही होगा इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइन एक्स के जैसा ग्राफ नहीं होगा, साइन एक्स का ग्राफ ही होगा, बट इसका ग्राफ कैसा होगा वो देखो। -1 से 1 के बीच में ये लाई करेगा, साइन 1/x और साइन एक्स दोनों का ग्राफ सेम है, बट अंतर कहां पे आएगा वो देखो सिर्फ, ठीक है। x 1/x है ना, यहां पे x है, x मेरा अगर बहुत बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और x मेरा अगर बहुत छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। अब तुम खुद सोचो कि इसका ग्राफ क्या होता है, जब 0 के नजदीक आता है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इसका ग्राफ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा दिखता है, क्लीन, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू 0 के बराबर जाएगा इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इसमें ऑब्जर्व करो, मैं बोल रहा हूं 0 के नजदीक जा रहा है तो इसका वैल्यू भी 0 के नजदीक जाएगा। अब तुम ऑब्जर्व करो, इसमें अगर x का वैल्यू 0 के नजदीक जा रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, यानी कि वैल्यू अगर मैं 0.1 ले लूं तो इसका वैल्यू साइन 10 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 0.001 ले लूं तो इसका वैल्यू साइन 1000 हो जाएगा। तो अंतर बहुत हो गया ना, एंगल के बीच में, एंगल के बीच में अंतर बहुत हो गया ना, यानी कि सिर्फ 2 0 बढ़ा देने से ही वो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वाड्रेंट को कितनी बार कवर कर ले रहा होगा, बहुत बार कवर कर ले रहा होगा। मैंने जो बोला वो समझ में आया, सिर्फ 0.01 ले लो और 0.001 ले लो, इसी में ना इसने उस चारों क्वाड्रेंट का 100 बार चक्कर लगा लिया होगा, 100 बार चक्कर। क्यों 100 बार चक्कर लगाया होगा, ये क्वाड्रेंट 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 2π का वैल्यू कितना आएगा, 3 पॉइंट कितना होता है 14, यानी कि 6 पॉइंट। तुमको लगता है कि जब इसमें ये वैल्यू जाएगा तो 10 से लेकर ये कितना चला जाएगा 1000, ये कितनी बार आ रहा होगा, बहुत बार आ रहा होगा। यानी कि ये मेरा इसका जैसे ही छोटा वैल्यू ही है, लेकिन इसके लिए ये बहुत बड़ा एंगल है बहुत बड़ा एंगल है। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, जैसे ही ये 0 के नजदीक जा रहा होगा इसका ग्राफ में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन आ रहा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से आएगा बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन नहीं, क्योंकि एंगल थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है ना, तो वो पूरा क्वाड्रेंट को बहुत बार चक्कर लगा लिया होगा। इसमें क्या होता था, 0 से 2π में ये बहुत आराम से चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसमें जो चक्कर लगाने का रोटेशन का नंबर होगा ना वो बहुत तेज होगा, दो ही छोटे छोटे नंबर के बीच में। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना, 0 से पाई तक जाने में ये कितनी बार ऐसे फ्लक्चुएट किया होगा तुम नहीं काउंट कर पाओगे। इसमें तो हम काउंट कर ले रहे हैं, एक बार फ्लक्चुएट किया है, इस केस में हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जब इसके ग्राफ पे हम आएंगे ना तो इसका ग्राफ कैसा होगा,
इसका ग्राफ ऐसा हो, तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें 0 के नजदीक जाने पे हमको वैल्यू का पता नहीं इसका वैल्यू है। इसमें अगर हम 0 के नजदीक जाएंगे तो हमको 0 के नजदीक इसके वैल्यू का पता चल रहा है। क्या आएगा इसके 0 के नजदीक इसका वैल्यू? 0। साफ दिख रहा है ना? लेकिन इसमें 0 के नजदीक आएगा तो तुम पता कर पाओगे कि इसका वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा होगा। वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे कब इसका वैल्यू कहां पे चला गया, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतना तेज होगा। समझ में आया? तो क्यों इसके ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और ये क्यों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ये समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ग्राफ बस 2 मिनट और, ठीक है। सो ये तो ग्राफ के लिए हो गया। ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है कैसे इसका ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 0 इंटू इंफिनिटी क्या होता है? हाँ, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, ये पता है ना? 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये होता है वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो इस पे पहले आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका। कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा ये? 0 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। इसमें पुट करो, कितना आएगा? नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 इसी में आएगा, इसी फंक्शन का यूज कर रहा होगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? साइन माइनस h लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1 बाई h। क्या होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू? इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? नॉट डिफाइंड। हाँ, तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। जीरो होगा। अभी मैंने तुम लोग को ग्राफ बता दिया था, अभी मैंने ग्राफ बताया था। ग्राफिकली मैंने यही चीज समझाया था ना कि 0 के नजदीक जाएगा तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से होगा। हम ये नहीं बता सकते क्या इसका वैल्यू होगा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इसका वैल्यू है नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है। क्यों? साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ये फिक्स्ड है, एंगल कैसा भी हो। टेंस टू 1 कैसे हम बोल सकते हैं? क्यों? साइन का वैल्यू बहुत बड़े में नेगेटिव नहीं जाता है क्या? बहुत बड़ा एंगल है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा साइन का वैल्यू, नहीं ना? तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि साइन का वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा। नॉट डिफाइंड वर्ड तो हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है, एंगल कैसा भी हो, पूरा रियल नंबर है एंगल, है ना? तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कुछ भी हो सकता है। क्यों? साइन का वैल्यू 1 नहीं होता है, -1 भी होता है ना, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इसी तरह निकाल सकते हो, सेम वैल्यू आएगा वहां पे, ठीक है। साइन 1 बाई एच आएगा तो स्टिल इट्स वैल्यू विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है क्या? नहीं ना, ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 के बीच में। अब कहां जा रहा है वैल्यू ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट। ऑसिलेट कर रहा है तो कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है?
हाँ, तो पॉइंट ही पे निकाल रहे हैं ना, h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 ये तुमको बता रहा है एग्जैक्टली किस एंगल पे हम ये बात कर रहे हैं। उसके करीब, उसके करीब तो बहुत सारे एंगल, ठीक है। समझ में आया ये क्यों डिसकंटिन्यूअस है। f ऑफ 0 भी निकालो, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा, ऑलरेडी 0 है, नहीं उससे भी कंक्लूड करते हैं। लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 के बीच में, वो कौन सी वैल्यू है ये हम नहीं बता सकते, तो हम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है। कोई कंफ्यूजन। अब हम करते हैं एक्स डिस्कस करते हैं, तो यहां पे क्या 0 माइनस एच आ जाएगा, 0 माइनस एच आ जाएगा, तो माइनस एच यहां से भी आया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यहां पे एच रहेगा सिंपली। अब यहां पे तुम प्रॉपर्टी लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू लिमिट एस टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच लिख सकते हैं, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 0 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा, इट विल ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1 होगा, बट इट इज फाइनाइट वैल्यू, सो इट्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, देख रहे हो उस इसमें भी ऑसिलेशन वही था, बट साथ में अब अटैच हो गया 0, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया 0। तो सारा चेंज कौन कर रहा है, x। सो इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कौन डिसाइड करता है, x। समझ में आया तुम लोग को। यस सर। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देख, कैसे हम अलजेब्रा ऑफ कहां पे 1 into 1 होगा, h टेंस टू 0 इंटू h, अलजेब्रा ऑफ लिमिट इस पे अप्लाई किया, h इंटू साइन 1 बाई h, दो फंक्शन है, तो लिमिट इस पे भी जाएगा और लिमिट इस पे भी आएगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 0, -1 टू वैल्यू होगा, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट भी ऐसा ही आएगा, और f ऑफ 0 कितना आएगा 0, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। समझ में आया, कुछ पूछना है तुम लोग को, कुछ पूछना है, ठीक है फिर क्लास खत्म करते हैं।